Bismillahirrahmanirrahim and welcome to Punjab Physics channel. Today our topic of discussion is Newton rings, जो कि चैप्टर 9 है हमारा फिजिकल ऑप्टिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिजिक्स से, और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मतीउल्लाह। तो आज थोड़ी बहुत बात करेंगे हम लोग न्यूटन रिंग्स के हवाले से। तो आपका टाइम जो है उसको भी स्कोर करेंगे और कोशिश करेंगे इंतहाई शॉर्ट टाइम में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो 100% आपको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, तो न्यूटन रिंग्स के हवाले से जो क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो ये बन सकता है कि हाउ द न्यूटन रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन इन डिटेल। यानी न्यूटन रिंग्स किस तरह से बनते हैं आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द न्यूटन रिंग्स, यानी न्यूटन रिंग्स क्या है। तो न्यूटन रिंग्स बेसिकली हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के सर्कल हैं। इस सेंटेंस को फिर सुने, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के सर्कल हैं। ठीक है, अच्छा वो सर्कल किस वजह से बनते हैं? ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट की इंटरफेरेंस की वजह से डार्क और ब्राइट सर्कल बनते हैं। ठीक है, और वो इंटरफेरेंस सब क्यों होती है? ड्यू टू थिन फिल्म ऑफ एयर, एयर की जो पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है, उस लेयर की वजह से लाइट इंटरफेरेंस करती है और उस इंटरफेरेंस के नतीजे में आपके पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं जो सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, और वो तमाम सर्कल जो हैं वो कॉन्सेंट्रिक होते हैं, यानी उन सबका जो सेंटर होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, तो अब इसी तरतीब के साथ मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि आपके पास जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के, जो लाइट की इंटरफेरेंस की वजह से बनते हैं, जब लाइट एयर से पास होती है यानी थिन फिल्म ऑफ एयर से पास होती है, तो उस वक्त वो जो इंटरफेरेंस करती है उसके नतीजे में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। उन्हीं फ्रिंजेस को हम न्यूटन रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, और इनकी ये खसूसियत होती है कि वो तमाम सर्कल जो है वो कॉन्सेंट्रिक होते हैं, इन सबका सेंटर जो है वो कॉमन होता है। एक बात तो हमें यहाँ तक समझ आ गई कि न्यूटन रिंग्स क्या हैं, और आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहे होंगे कि डार्क और ब्राइट सर्कल। क्लियर? अच्छा, अब ये किस तरह से प्रोड्यूस हो गए, यह तो हमारी दूसरी बात है। तो ज़रा उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट एक अरेंज करना पड़ा। ठीक है, तो या फिजिशियन को ने जो एक्सपेरिमेंट अरेंज किया, अब वो किस तरह से अरेंज किया, आप इसकी आप हेडिंग देंगे डेफिनेशन के बाद, यानी रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ठीक है, वो क्या था? आपके पास 5 थिंग्स, 5 चीजें आपके पास रिक्वायर्ड थी न्यूटन रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट आपके पास सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, और सेकंड आपके पास कन्वेक्स लेंस, थर्ड आपके पास 2 ग्लास प्लेट्स, फोर्थ आपके पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और 5 आपके पास मैक्रोस्कोप। ये 5 चीजें रिक्वायर्ड थी न्यूटन रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो यानी पहली लाइन भी अब आपको क्लियर होगी कि वो न्यूटन रिंग्स क्या हैं। दूसरी लाइन आपको क्लियर होगी कि 5 चीजें चाहिए थी इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अब थर्ड चीज है कि आपने इन्हीं 5 चीजों को एक्सप्लेन करना है कि ये 5 चीजें किस किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, ये इनकी क्या खुसूसियात होनी चाहिए। अच्छा, अब आपके पास सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट जो है उसकी बात करते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट आपके पास जो है वो आपने लिखना है कि वो एक मोनोक्रोमैटिक लाइट होनी चाहिए, यानी ऐसी लाइट होनी चाहिए जो सिंगल कलर्ड लाइट हो। यानी व्हाइट लाइट आपने नहीं लेनी, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो सिंगल कलर्ड लाइट नहीं है, बल्कि डिफरेंट कलर की कलेक्शन है। ठीक है, तो आपने सिंगल कलर्ड लाइट लेनी है, चाहे येलो हो, रेड हो, ब्लू हो, सिंगल कलर्ड हो। हम फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट होनी चाहिए। क्लियर? अब दूसरा स्टेप था हमारे पास कन्वेक्स लेंस। आपको स्क्रीन के ऊपर कन्वेक्स लेंस नजर आ रहा होगा। अगर आप इस कन्वेक्स लेंस को देखें तो ये दोनों साइडों से इसकी जो शेप है वो कर्व्ड है। इसको हम बाज़ दफा बाई कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों साइडें कर्व्ड हैं। ठीक है, और दोनों साइडों पे यानी कन्वेक्स लेंस वाली प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, अब यही इस दूसरे पॉइंट पे हम एक रीजनिंग भी जानेंगे कि हम इस एक्सपेरिमेंट में कन्वेक्स लेंस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखें, आपके पास जो लाइट है जब वो किसी सोर्स से पास होती है, प्रोड्यूस होती है, तो लाइट आपके पास स्प्रेड होती है। ठीक है, तो आपके पास ये जो लेंस है कन्वेक्स लेंस, ये क्या करता है
कि आपकी जो लाइट है उसको पैरेलल कर देता है, यानी वो जो स्प्रेड लाइट होती है उसको पैरेलाइज कर देता है, पैरेलल कर देता है। ठीक हो गया। तो इसी पर्पस के लिए हम कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस की रीजन क्लियर होगी। अच्छा, थर्ड स्टेप में मैंने कहा था कि 2 ग्लास प्लेट्स आपने लेनी है। स्क्रीन पे आपको ग्लास प्लेट भी नजर आ रही होंगी। अच्छा, इन 2 ग्लास प्लेट को क्या करना है, एक ग्लास प्लेट को हमने बॉटम में रखना है, यानी बिल्कुल नीचे सबसे आखिर पे। ठीक है, और एक ग्लास प्लेट को हमने वो जो कन्वेक्स लेंस है उसके सामने 45 डिग्री पे कुछ इस तरह से टिल्ट करके रख देना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद जियोमेट्रिकल व्यू भी आपके सामने आ जाएगा। तो यानी सोर्स लगा, कन्वेक्स लेंस लग गया। अब 2 ग्लास प्लेट्स की मैंने बात की, तो वो जो ग्लास प्लेट है यानी एक नीचे आपने रख देनी है और एक आपने कन्वेक्स लेंस के सामने आपने उसको 45 डिग्री एंगल के ऊपर टिल्ट करके रख देना है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने मैंने कहा फोर्थ चीज थी प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अच्छा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस पहली चीज है, ये आपने नाम पहली दफा सुना होगा। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, देखें आपके पास जो कन्वेक्स लेंस है, दोबारा से देखें तो वो आपको कर्व, दोनों साइड उसकी कर्व नजर आ रही है। अगर आप इस कन्वेक्स लेंस को, जिसको आप बाई कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, दरमियान में से काट दें तो इसकी एक साइड जो है वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगी और एक साइड कर्व रहेगी। इसको हम बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक हो गया। तो ये फोर्थ चीज जो आपने प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिया है ना, इसको आपने वो जो प्लेट नीचे रखी थी उसके ऊपर आपने प्लेनो कन्वेक्स लेंस रख देना है। ठीक है। फिर 5 चीज है, वो है मैक्रोस्कोप। वो आपने क्या करनी है, वो जो 45 डिग्री के एंगल पे ग्लास प्लेट रखी थी ना आपने, उससे भी ऊपर आपने मैक्रोस्कोप को फिट कर देना है। ठीक है। अब जो आपकी अब नीचे जितनी चीजें हैं वो उनको ऑब्जर्व कर रही है वो मैक्रोस्कोप। ठीक है। और उसी से ही हम वो सारा जो फिनोमेना है इंटरफेरेंस का वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। तो ये 5 चीजों की अरेंजमेंट समझ आ गई। अब इसका ज्योमेट्रिकल व्यू जो है वो जरा देख लें, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक ने भी दिया। ठीक है। तो अब आपने व्यू देख लिया कि सबसे पहले सोर्स है, फिर कन्वेक्स लेंस है, फिर ग्लास प्लेट किस तरह से पड़ी हुई हैं, और फिर सबसे ऊपर मैक्रोस्कोप है और प्लेनो कन्वेक्स लेंस एक ग्लास प्लेट के ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहां तक आपने उस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब हमने जाना है उसकी यानी वर्किंग एक्सप्लेनेशन की तरफ कि ये काम किस तरह से हुआ। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे को एक चीज दिखानी है, उस कॉन्सेप्ट को आप जरा माइंड में रख लें। वो दिखाना है प्लेनो कन्वेक्स लेंस की एक अंडरस्टैंडिंग आपको देनी है, जो हमें इस वर्किंग में जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो जरा अंडरस्टैंड कर लें। सिंपल घर में पड़े हुए कुछ वेसल कह लें, बर्तन कह लें, वो मैंने उठाए हैं और आपको दिखाने के लिए, आपके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए कि ये मेरे पास लेट से एक ग्लास स्लेब है। आप ठीक है, छोटी सी एक ट्रे थी, आप इसको समझे कि वो मैंने एक ग्लास प्लेट के जो कही थी ना कि एक नीचे रखनी है, तो ये एक ग्लास प्लेट है। ठीक है। और ये जो मेरे पास एक हार्ट बना हुआ है ना, दिल, इसको आप वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस 1 मिनट के लिए अंडरस्टैंड करें। ठीक है। ये वाला इस ग्लास प्लेट के ऊपर यानी मैंने ये रख दिया। ठीक है। अब इसमें मुझे जो टेक्निकल बात समझानी है वो जरा समझ लें, क्योंकि हम स्क्रीन के ऊपर या टेक्स्ट बुक के ऊपर बस दफा 2D चीजें दिखा पा रहे होते हैं। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मुझे समझाना है, एक टेक्निकल बात को, कि आप ये देखें कि ये जो लेंस इस वक्त आपकी ग्लास प्लेट के ऊपर मौजूद है, इस लेंस में आप ये वाली जो जगह है, ये नजर जो आपको खाली आ रही है, ठीक है, क्या इस जगह पे एयर मौजूद है? तो बिल्कुल ये जगह जो है वो एयर फील्ड है, यहाँ पे एयर जो है वो मौजूद है। ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर इस साइड पे भी देखें तो इस साइड पे भी एयर मौजूद है, इस कॉर्नर पे भी। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप ये भी ज़हन में रखें कि आपके पास दोनों साइडों पे जो एयर मौजूद है उसकी थिकनेस सेम नहीं है। ठीक है। यानी आप देखेंगे, यानी इस पॉइंट सामने से अगर मैं शुरू करूं, यानी एयर यहाँ पे बिल्कुल कम है, फिर बढ़ती 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 इस पॉइंट तक एयर इंक्रीज हो रही है, यानी एयर की कुछ लेयर यानी इस तरह से बन रही है।
शुरू में कम फिर ज्यादा ज्यादा। इसको हमने हमारी बुक ने लिखा है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम कांटेक्ट पॉइंट टू द पेरिफेरी। पेरिफेरी किसको बोलते हैं? बाउंड्री की तरफ। जब आप सेंट्रल पॉइंट से पेरिफेरी की तरफ जाएंगे एयर की थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। लेकिन ये एक बात भी क्लियर होगी, लेकिन मुझे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको समझानी है वो ये समझानी है कि आपको जो व्यू टेक्स्ट बुक से नजर आ रहा है वो ये सिर्फ नजर आ रहा है फ्रंट पे कि यहाँ पे एयर मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे भी एयर मौजूद है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बल्कि एयर क्या है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी हर साइड के ऊपर, इस लेंस की हर साइड के ऊपर एयर मौजूद है, ठीक है। फिर एक टेक्निकल पॉइंट ये था, ये समझ लें कि अब इस लेंस में हर साइड पे एयर मौजूद है, ठीक है। फिर दूसरी बात जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लेट्स से ये एक पॉइंट मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं, ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एयर की जो थिकनेस है लेट्स से वो 1 सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा कि अगर इस पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर एयर है ना, तो इसी की लाइन पे, यानी अगर आप सर्कल बनाए इसके राउंड अबाउट, तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है अगर 1 सेंटीमीटर है तो इससे आगे भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1, यानी ये जो पूरा सर्कल इस पॉइंट के साथ बनेगा, इस लाइन के साथ बनेगा, वो 1 सेंटीमीटर ही थिकनेस होगी। फिर अगर इससे थोड़ा सा आगे हैं तो अगर 2 सेंटीमीटर थिकनेस है तो वो सारे सर्कल में 2 सेंटीमीटर ही थिकनेस होगी। ये एक इंतहाई टेक्निकल पॉइंट है, इसको माइंड में रखें, ठीक है। अब हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो इंटरफेरेंस किस तरह से हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक जो सोर्स ऑफ लाइट था, उससे लाइट प्रोड्यूस हुई और आपके पास जो कन्वेक्स लेंस था, यानी बाय कन्वेक्स लेंस लगा हुआ, और उसने क्या किया कि आपके पास उस लाइट को पैरेलल कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखें जब लाइट पैरेलल होगी तो वो लाइट आके टकराएगी, वो जो स्लेब आपके पास 45 डिग्री एंगल पे लगी हुई है उसके साथ आके टकराएगी, तो यहां पे 2 काम हो जाएंगे, ठीक है। एक, आपके पास जो लाइट है उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही लाइट आएगी यानी कन्वेक्स लेंस से पास होगी तो वो जो 45 डिग्री पे लगी हुई है प्लेट, उसमें से लाइट का कुछ हिस्सा पास होकर रिफ्रैक्ट हो जाएगा और वो माइक्रोस्कोप की तरफ चला जाएगा यानी ऊपर की तरफ, और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा और वो नीचे लेंस की तरफ यानी प्लेनो कन्वेक्स लेंस की तरफ मूव कर जाएगा। और मैंने आपको एक चीज बताई है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है वो आपने क्लियर लिखना है कि वो आपके पास लॉन्ग फोकल लेंथ वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यानी वो लेंस जिसकी फोकल लेंथ लॉन्ग हो, उसका मतलब होता है कि ये जो लेंस है ये लाइट को बहुत दूर जाके मिलाता है, ठीक है। आपके पास जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा हो वो लाइट को दूर जाके मिलाता है, ठीक है। और फोकल लेंथ होती क्या है, ये पॉइंट शायद मैंने पहले नहीं समझाया आपको। ये फोकल लेंथ क्या होती है, आपके पास जब लाइट लेंस से पास होती है ना, तो जिस पॉइंट पे मिल रही होती है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। फोकस से लेंस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो वो लेंस जो आपके पास थिन होता है यानी पतला होता है, उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। तो आपने प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो है वो थिन लिया और उसकी जो फोकल लेंथ ज्यादा, लिहाजा वो ज्यादा होगी, लिहाजा उसमें से लाइट जो है वो ज्यादा दूर जाके आपस में मिलेगी, ठीक है। ये एक पॉइंट क्लियर करना था, तो मैंने इसलिए कहा कि दोबारा से क्लियर कर दूं आपको। तो अच्छा, अब दोबारा से उसी पॉइंट पे है कि जहां से लाइट की बात हम कर रहे थे कि लाइट सोर्स से प्रोड्यूस हुई, पैरेलल होगी कन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद, और वो जो 45 डिग्री पे प्लेट लगी हुई है उससे कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी और कुछ रिफ्रैक्ट होगी। जो रिफ्रैक्ट हुई यानी आगे बढ़ी वो माइक्रोस्कोप की तरफ चली गई ऊपर की तरफ, और जो रिफ्लेक्ट हुई वो नीचे आई प्लेनो कन्वेक्स लेंस की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब वो जो लाइट नीचे प्लेनो कन्वेक्स लेंस की तरफ आई वो लाइट लेंस में इंटर हुई और लेंस के बॉटम से वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो उसका कुछ हिस्सा उसी रे का एयर में इंटर हो गया, क्लियर। कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक हुआ और कुछ हिस्सा यानी कुछ पार्ट उसका एयर में इंटर हो गया।
अच्छा, अब वो कहां से रिफ्लेक्ट होगा? वो होगा नीचे जो ग्लास प्लेट पड़ी हुई है उससे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। यानी उस बाउंड्री से वो जो ग्लास प्लेट यानी एयर से गुजरेगा और आगे वो जो ग्लास प्लेट होगी उसकी बाउंड्री से टकराएगी और वहां से फिर लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो अब एक रे जो थी वो लेंस से यानी प्लेनो कन्वेक्स लेंस के अंदर से ही वापस चली गई और एक जो है वो एयर से होके अब वो वापस जा रही है, ठीक है। अब ये दोनों जो रेज हैं वो आप ये देखें कि मोनोक्रोमेटिक हैं, दोनों रेज मोनोक्रोमेटिक हैं। दूसरी कोहेरेंट सोर्स है यानी सेम सोर्स है, तो इंटरफेरेंस वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी, फुलफिल होगी। तो लिहाजा ये दोनों रेज आपस में सुपरपोज हो जाएंगी, दोनों वापस जाने वाली रेस, और जब सुपरपोज होंगी तो आपके पास इंटरफेरेंस शो हो जाएगी, यानी आपको इंटरफेरेंस फिनोमेना माइक्रोस्कोप से नजर आएगा। जब ये दोनों रेज मिलेंगी तो आपको एक ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी, एक ब्राइट स्पॉट नजर आएगा, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये तो हो गया एक स्पॉट, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें तो पूरी ब्राइट फ्रिंज का एक पूरा सर्कल नजर आ रहा है जो हमने स्टार्ट पे देखा, तो ये तो एक पॉइंट नजर आ रहा है। तो अब यहीं पे सोचिएगा कि वो जो इंटरफेरेंस हुई है एक पॉइंट पे, एक्चुअली वो एक पॉइंट पे नहीं हुई, उस एक पॉइंट पे सिर्फ दिखाया है मैंने ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। एक्चुअली जो एयर इस पॉइंट पे मौजूद थी इतनी ही एयर उससे आगे भी मौजूद है, उतनी एयर उससे भी, उससे भी, उससे भी, उस पूरे सर्कल में उस पॉइंट पे वो एयर की थिकनेस उतनी ही मौजूद है। और उन तमाम पॉइंट से जब रेज वापस जाएंगी तो वो सारी रेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपके पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी, लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो याद रखिएगा फिर आपके पास डार्क फ्रिंज बनेगी। क्लियर? तो होप सो यहां तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये चीज आपने लिख दी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ब्राइट, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो फिर डार्क बनेगी। फिर अब नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है व्हाई डार्क फ्रिंज प्रेजेंट एट सेंटर। इंतहाई इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि सेंटर पे डार्क फ्रिंज क्यों बनती है, ठीक है। यानी इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो डार्क ही क्यों होता है। तो याद रखिएगा कि मैं दोबारा से आपको वो चीज दिखाना चाहूंगा कि ये देखें कि ये जो स्लेब है यानी ग्लास आपके पास प्लेट, और ये आपके पास वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस, तो देखें इनका जो सेंट्रल पॉइंट है वो आपस में कनेक्टेड है बिल्कुल। और अगर वो कनेक्टेड है तो फिर इनके दरमियान कोई भी एयर मौजूद नहीं। अपनी फिजिक्स में हम ये कहेंगे कि एयर इफेक्टिवली जीरो है इस सेंट्रल पॉइंट पे, यानी यहाँ पे एयर मौजूद नहीं। लिहाजा जब लाइट आएगी तो उसका कुछ हिस्सा लेंस से वापस जाएगा और कुछ हिस्सा जो लेंस से गुजर जाएगा पास होके वो आगे एक हार्डर बाउंड्री होगी, यानी ग्लास प्लेट से टकराएगा। एयर तो अब मौजूद नहीं है। तो आपने 8 चैप्टर के अंदर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि जब वेव्स जो है वो किसी हार्डर मीडियम से टकराती हैं तो उनका फेस चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी उनका जो क्रस्ट है वो ट्रफ बन जाता है, ट्रफ जो है वो क्रस्ट बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो रे प्लेनो कन्वेक्स लेंस से पास होगी वो, और उसका जो हिस्सा फिर हार्डर मटेरियल नीचे ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट बैक होगा, इन दोनों में पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। उस हार्डर मीडियम से टकराने के बाद उसका फेस चेंज हो जाएगा और पाथ डिफरेंस आ जाएगा। वो जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 आ जाएगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास पाथ डिफरेंस जो है λ/2 हो या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 हो तो उस सूरत में आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लिहाजा सेंट्रल पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से सेंट्रल पॉइंट जो है वो डार्क आपको नजर आएगा। तो यहां तक ये आपके पास न्यूटन रिंग का टॉपिक था। तो बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया कि ये जो न्यूटन रिंग्स है बेसिकली किस वजह से बन रहे हैं। वो हमें जो माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे वो सर्कुलर फॉर्म में, वो एक्चुअली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से हमें नजर आ रहे हैं, और वो इंटरफेरेंस एक्चुअली एयर की थिन फिल्म की वजह से हो रही है। वो जो थिन फिल्म ऑफ एयर है उसकी थिकनेस एक जैसी नहीं है, इसलिए जो पाथ है लाइट को कवर करने का वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्टिव और कुछ पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो होती है। अब एक लास्ट पॉइंट कि इनको न्यूटन रिंग्स क्यों कहते हैं। तो याद रखिएगा
कि आप लोगों के माइंड में होगा कि क्या न्यूटन ने इनको एक्सप्लेन किया, तो याद रखिएगा कि न्यूटन इन रिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है, क्योंकि उनके नजदीक जो लाइट थी वो कर्पस्कुलर नेचर रखती है, यानी पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल जो इंटरफेरेंस शो नहीं करता। तो ये चीज सारी लाइफ न्यूटन को लिए परेशानी बनी रही, वो इसको एक्सप्लेन न्यूटन रिंग्स को नहीं कर पाए थे कि लाइट ने इंटरफेरेंस क्यों शो किया, क्योंकि वो कर्पस्कुलर नेचर मानते थे। और यहाँ पे जो इंटरफेरेंस इस एक्सपेरिमेंट में शो हो रही है वो शो करती है कि लाइट एज ए वेव पार्टिकल है, सॉरी एज ए वेव बिहेव करती है। अब न्यूटन जो इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो लाइट बनेगी वो कुछ इस तरह से सर्कुलर आपको नजर आएगी, ठीक है, और हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर्कल एक स्फीयर शेप की लाइट नजर आएगी जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिली, ठीक है, और जो सारी की सारी जिनका सेंटर जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल थे वो सारे, जिनका सेंटर सेम था। तो ये सारी फ्रिंजेस जो है वो इंटरफेरेंस की वजह से शो हो रही हैं, और ये इंटरफेरेंस वेव की प्रॉपर्टी है, ना कि पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो इसको न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यहीं पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। फर्दर इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेसिक आइडिया आप तक पहुंचाना था, वो आप तक पहुंच गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपनी कीमती आरा से भी मुझे जरूर आगाह करेंगे। शुक्रिया।